डियर एस्पिरेंट्स, फाइनली यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फॉर्म दे दिया है। इस फॉर्म के साथ लास्ट ईयर की तरह जो कन्फ्यूजन्स रहते रहे हैं वो इस साल भी हैं, एंड उस चीज़ को आसान बनाने की जो हमारी कोशिश रही है वो इस साल भी है। हमने ध्यान देते हुए क्या किया है कि इन्होंने जो फॉर्म दिया है उसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे पहले तो हाईलाइट करने के लिए ब्लू कर दिया है। कुछ सवाल रह जाएंगे, उसके लिए अलग वीडियोज़ की ज़रूरत है, वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। विद इन 1 से 2 दिन तक बनाऊंगा, इसलिए अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपके जो भी सवाल माइंड में चल रहे होंगे उन सारे सवालों का जवाब आपको अगले 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। इस फॉर्म में कन्फ्यूजन्स हैं लास्ट ईयर की तरह। इसी चीज़ के लिए जैसे लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे भरना है फॉर्म टिल द पेमेंट, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू मस्ट बी ऑन दिस चैनल टू वॉच दोज वीडियोज़। एक और बात, आपका काम आसान बनाने के लिए कि इस फॉर्म में ध्यान कहाँ कहाँ पे देना है, मैंने चीज़ों को पहली बात तो ब्लू कर दिया है। कंटेंट चेंज नहीं है बिल्कुल, बट जहाँ जहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है उसे ब्लू कर दिया गया है, ताकि आपको इस फॉर्म को समझने में दिक्कत ना हो। एक और बात कि ये जो है फॉर्म जो आपके सामने खुला हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश पे जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसे पढ़ सकें। फॉर्म भरने में बहुत जल्दबाजी मत करना, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दबाजी में, कई बच्चे फॉर्म भर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, तो प्रॉब्लम की बात यह है कि यूपीएससी भले कितनी भी गलतियां करता रहे, लेकिन वो आपको आपकी गलती सुधारने का मौका देने के लिए रेडी नहीं है। सो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुनना तो पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। अब बात आती है इस फॉर्म के बारे में, और उससे पहले एक बात और बता दूं कि वी हैव स्टार्टेड द प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच। आप मेरी गाइडेंस में प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन डिरेल्ड है तो यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली बिना किसी टेंशन के, और अभी भी पॉसिबल है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस फॉर्म के ऊपर। सबसे पहली बात, इस फॉर्म में देर आर 4 कार्ड्स और मॉड्यूल्स, जिसमें से जो 3 हैं वो कॉमन है, सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन है ये। इसका मतलब आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी फॉर्म भरना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये 3 मॉड्यूल्स भरे रहने चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे कॉमन कर दिया है, जिसमें वो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स इकट्ठी करते हैं। दिस इज अकाउंट क्रिएशन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड दिस कैन बी फिल्ड एनी टाइम बाय द कैंडिडेट। तो हो सकता है अगर आपने पहले भर रखा हो तो आपको ये दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। वाइल जो ये आपका 4th कार्ड है ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है। इसका एक मतलब ये भी है कि ये 3 जो आपके हैं ये एग्जामिनेशन स्पेसिफिक नहीं है, एंड दिस कैन बी फिल्ड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अलाउड इन नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब चूंकि जो उन्होंने डेट दे ही रखी है फरवरी की, तो आपको उसी के अंदर में भरना है। ठीक है, जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आपने पे रजिस्टर कर लिया है, देन आपको मिलेगा एक यूआरएन नंबर। ये सारे ही एग्जामिनेशंस के लिए कॉमन होगा, एप्लीकेशन नंबर चेंज हो जाएगा। सो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक फॉर्म भरने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा विच इज एग्जामिनेशन स्पेसिफिक। तो आप जितनी बार यूपीएससी का एग्जामिनेशन देंगे आपका ये एप्लीकेशन नंबर चेंज होता चला जाएगा, यूआरएन चेंज नहीं होगा, एंड आपको यूआरएन रखना होगा अपने पास फॉर एनी फर्दर कम्युनिकेशन। ये लाइफ में केवल एक बार आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो वाइल द यूआरएन विल बी यूनिक, ये आपके यूपीएससी के आधार कार्ड जैसा है, यूनिक होगा। थोड़ी बहुत डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते आप, एक बार रजिस्टर कर लिया इट इज़ गोइंग टू बी स्टैग्नेंट। लेकिन यूआरएन को चेंज करने का क्या प्रोसेस है, जैसे लास्ट ईयर था वो एक और एप्लीकेशन नंबर, एक और नंबर था जिसके लिए बोलते थे यू कैन चेंज इट ओनली लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम, बट उसमें भी चेंज कैसे करना है आप पोर्टल से नहीं कर सकते, आप मेल से चेंज कर सकते हैं। इसमें भी फैसिलिटी जरूर होगी, आई विल बी लेटिंग यू नो। ठीक है, सो वाइल यूआरएन विल बी यूनिक एंड रिमेन कांस्टेंट, एप्लीकेशन नंबर विल बी डायनेमिक इन नेचर एंड दिस विल वेरी फ्रॉम एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन। ठीक है, देन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल, ये वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
You are strongly advised to use your Aadhaar card as the identity document. ऑल्दो उन्होंने आपको दूसरे ऑप्शंस भी दिए हैं, बट उन्होंने बोला है कि आधार को प्रिफर करें एज योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट. ठीक है. देन यू हैव टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी एटसेट्रा. एलिजिबिलिटी सिंपल सी है कि यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट. The candidate takes up the verification of eligibility condition with reference to original document only after candidate has qualified for interview personality test. इसका मतलब वो आपकी वेरिफिकेशन जब आप यूपीएससी भवन में जाएंगे तब करेंगे. उससे पहले जो भी फॉर्म्स होगा आप भर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, उसका वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे. वेरिफिकेशन करेंगे बाद में केवल उन कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू तक पहुँचे हैं. तो मतलब अगर आप अभी कोई भी फॉर्म में चीज़ें डाल रहे हैं, लेकिन सोच समझ के डालें, बिकॉज दे आर गोइंग टू वेरीफाई दैट. एंड यूपीएससी से आप एक्चुअली अगर यूपीएससी चाह ले तो कुछ छुपा पाओगे नहीं. अप्लाई कैसे करना है, उनकी वेबसाइट पे करना है. दिस इज़ द वेबसाइट upsconline.nic.in. कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली. पहली चीज़, there will be one time facility for candidates to update or modify their URN. Please note, any change made to URN profile will not be reflected in the application already submitted. तो सपोज आपने URN भर दिया, आपने मतलब URN है और उसके बाद आपने एप्लीकेशन भर दिया और आप क्या कर रहे हो, इसमें थोड़े बहुत चेंज कर दिए. आप परेशान हो जाओगे कि यार एप्लीकेशन में दिख नहीं रहा. ये परेशानी हो सकती है. तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑलरेडी है वो उसमें चेंज नहीं दिखेगा. अपडेटेड इन्फॉर्मेशन विल अप्लाई ओनली टू द एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द कैंडिडेट हैज मेड द नेसेसरी चेंजेस एंड सक्सेसफुली रीलॉग द यूआरएन प्रोफाइल. तो जब दोबारा आप यूआरएन प्रोफाइल को सक्सेसफुली रीलॉग करोगे तब आपके इसमें दिखेगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा. तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं. दूसरी बात, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको लाइव फोटो कैप्चर की ज़रूरत पड़ेगी. लाइव फोटो कैप्चर मतलब सीधी सी बात है, आपको पड़ेगी ज़रूरत वेबकैम की. ठीक है, यह हो गया. सो एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड दियर फोटोग्राफ एंड ऑल्सो कैप्चर दियर लाइव फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म. अब इसके बारे में मेरे को इंस्ट्रक्शंस देख लेना है. इंस्ट्रक्शंस एंड FAQs आपको मिल जाएंगे. इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द फॉर्म, फोटोज एंड सिग्नेचर वाले सेक्शन में इन दिस वेबसाइट. इनकी वेबसाइट पे देयर इज़ ए FAQ सेक्शन, उसमें से जाके ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है बहुत अच्छे से. ये गलती मत करना कि आपने इन चीज़ों को देखा नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे. प्लीज़ रीड ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जैसा इन्होंने लिख रखा है कि वो आपको चेंजेस करना अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन इनके इस अकेले के फॉर्म में देर आर n नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स. n नंबर ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स. यार कैंडिडेट लिख रखा है, स्टेट्स की स्पेलिंग के नाम गलत हैं, क्या ही बोलूँ. ठीक है. सो अपलोडिंग ऑफ सिग्नेचर्स, दे आर यू आर रिक्वायर्ड टू साइन 3 times वन बिलो द अदर. मतलब लेट्स से मेरा नाम नीलेश है तो नीलेश, अगर ये मेरा सिग्नेचर है तो नीलेश नीलेश नीलेश. नाउ दिस हैज़ टू बी डन इन black color on a plain page, plain white paper, using black ink and upload the same while running upon the filling the common application form. तो इस तरह से भरना है एक के नीचे एक. ठीक है. The uploaded signatures shall be clear and legible. जाहिर सी बात है, अगर आप कोई फोटो लगा रहे हैं दिख ही नहीं रही तो मतलब नहीं है. It should be clear and visible. You are advised to refer to the instructions for uploading the signature. एक बार यहाँ पे आपको देख भी लेना है. इस पे मैं एक वीडियो दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में. ठीक है. आपने फॉर्म भर दिया तो आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. मुद्दे की बात यह है कि जो फॉर्म भरते वक्त जो पैसा आप कमीशन के लिए पे करेंगे इस फॉर्म के लिए, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा. इनडायरेक्टली आपसे वो ये कह रहे हैं कि तुमने वंस यू हैव गिवन मी मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ रिफंड. ठीक है. नाउ कैंडिडेट शुड हैव द डिटेल्स ऑफ वन फोटो ID कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और कोई और फोटो कार्ड दैट इज इशू बाय स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट. बट दे हैव एक्सप्लिसिटली ऑल्सो मेंशन कि आधार कार्ड को प्रेफर करें. तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है तो वो कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. ठीक है. एंड वाइल फिलिंग द URN आपको इनकी डिटेल्स रखनी है. इट मीन्स
ये वाले कार्ड आपके पास ओरिजिनली भी अवेलेबल होने चाहिए, और ओरिजिनली अवेलेबल होने के साथ साथ एक चीज़ ये भी रखनी है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो अपनी आईडी इसकी रखनी है, क्योंकि दे मैच इट एंड देन दे अलाउ द एंट्री। एक और बात क्या होता है कि कभी कभी लेट्स से कि किस्मत बुरी रहती है और आपका लेट्स से कि कार्ड खो गया है। आधार कार्ड के साथ एक फैसिलिटी होती है कि आप उसका फॉर्म डाउनलोड करके लोकली भी 100 रुपये का वो कार्ड बन जाता है, प्लास्टिक कार्ड आधार कार्ड वाला। तो कभी बाई चांस खो भी जाता है तो आधार कार्ड नंबर रहता है तो उसमें बड़ा फ़ायदा रहता है, इसलिए आप आधार यूज करें तो बेटर है। ठीक है। What is the last date for submission of this form? That is 24th of February 2026। इससे पहले भर लेना है। इट मीन्स घबराने वाली कोई बात नहीं है, टाइम है भरने के लिए। देन द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अलाउड एन ई एडमिट कार्ड। ई एडमिट कार्ड मिलेगा ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ प्रीसीडिंग डे ऑफ द एग्जामिनेशन। कब है पेपर? 24 मई को। दिस इज संडे। पिछला संडे कब है? 17 मई को। 16 को आपका सैटरडे हो जाएगा, 15 को आपका फ्राइडे हो जाएगा। दिस इज योर लास्ट वर्किंग डे, मतलब 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड आप कमीशन की वेबसाइट पे देख सकते हैं। दिस इज द थिंग, लास्ट वर्किंग डे ऑफ द प्रीसीडिंग वीक ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, दैट इज द वर्किंग डेज। ठीक है। देन आप अपनी वर्किंग ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिएगा जरूर से इनको। ठीक है। देन पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग है, यू नो द थिंग्स। एक और बात, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, तो वो आपको इस बार मौका दे रहे हैं। अगर आप अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, मतलब आपने एग्जामिनेशन दिया है, टू मेक द रिप्रेजेंटेशन टू द कमीशन ऑन द क्वेश्चन आज इन द पेपर्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑन द आंसर की ऑफ द क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर में आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में दिक्कत है या फिर हिंदी और इंग्लिश वाले वर्जन में दिक्कत है, ऑल्दो वो ये बोलते हैं कि अगर इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी हम इंग्लिश वाला मानेंगे, इन द टाइम फ्रेम ऑफ 5 days, दैट इज फ्रॉम द 3rd डे ऑफ द एग्जामिनेशन टू 6 PM ऑफ 7th डे। ठीक है। एक सलाह है यूपीएससी के लिए, भैया इतना 3rd डे, 2nd डे, 1st डे लिखते हो, आप डेट क्यों नहीं डाल देते बच्चे को कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए? समझ में नहीं आता है क्या करते हैं। So they appeared candidate, it may log into the commission's website and they can submit the application etc blah blah blah, and email, post, hand and any other modes accept नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करेंगे। हेल्प डेस्क ये नंबर है, ये ईमेल आईडी है, अक्सर काम नहीं करती है बट ट्राई कर सकते हैं आप। फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन बैंड हैं, ये सारी चीज़ें तो पता ही है। एग्जामिनेशन हॉल में 30 मिनट से पहले पहुंच जाना। कैंडिडेट का फेस ऑथेंटिकेशन होगा एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इंश्योर अ सिक्योर एंड स्मूथ एग्जामिनेशन प्रोसेस, आपकी लाइव फोटो खींची जाएगी फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। ये तो खैर एक मैसेज है कि मैंने ये डाल मतलब उसमें किया हुआ। ये देखिए ये सारी पोस्ट है, यू नो द पोस्ट ऑलरेडी, इसके बारे में नहीं डिस्कस करते। 933 वैकेंसीज हैं आपके लिए। प्रतिभा को लिखा है प्रभिता। ठीक है। और वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि भाई तुम अगर स्पेलिंग एरर करोगे तो गलत कर दोगे। इतनी गलतियां हैं ना इस फॉर्म में, क्या ही बोलूं, मतलब हद है। प्रभिता सेतु पोर्टल। सो इसमें बेसिकली क्या होगा, दे आर गोइंग टू गिव योर डिटेल्स टू दी जॉब अपॉर्चुनिटीज टू दी लाइक जो फाइनल स्टेज तक पहुंचे हैं, टू एनी रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मुझ समझने की बात यह है कि दे विल बी रिक्वायर्ड टू गिव योर कंसेंट, तुम्हारी कंसेंट के बिना दे आर नॉट गोइंग टू शेयर योर इन्फॉर्मेशन। तो आप फॉर्म भरते वक्त वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिसाइड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, you will not assume any responsibility or liability for the method and manner in which information related to such candidate is utilized by this registered organization। मतलब इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, घुमा फिरा के आपसे ये कह रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये सारा कुछ तो आप पढ़ लेना, मतलब दीज आर द सेंटर्स जहाँ पे एग्जामिनेशन होंगे। फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे आपको सेंटर्स में पे एलोकेशन मिलेगा कि लाइक आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। There is ceiling on the number of candidates allotted to each of the center, मतलब चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता, नागपुर में आप कितने भी कैंडिडेट्स हैं वो लेने को रेडी हैं, बाकी जगह पे सीलिंग है। सो फॉर्म
के लिए उन्होंने बोला कि एक तरह से कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेंटर चाहिए तो जल्दी भर लीजिए, और इसीलिए अक्सर दिल्ली वाला जो सेंटर है वो जल्दी भर जाता है क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म भर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप को फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के अच्छे से ही फॉर्म भरना है, ठीक है। रिजल्ट की डिक्लेरेशन के बाद, प्रीलिम्स के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 10 दिन के अंदर वो आपसे मेंस का फॉर्म भरवा लेते हैं। बेसिकली ये चीज़ यही लिखी हुई है। एंड प्रीलिम्स मेंस के रिजल्ट के बाद 15 दिन के अंदर आपसे ये फॉर्म भरवाते हैं फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे जो भी आपको चीज़ें हैं वो उन्होंने बता रखी हैं। देन ये भी लिखा हुआ है, अगर आप लाइक लेट्स से यू वांट टू फिल द फॉर्म, आपको अपना ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देना है उन सर्विसेज के लिए जो आप लेना चाहते हैं। जिन सर्विसेज के आगे आप इंक्लूड नहीं करेंगे उन सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, और कोई भी सर्विस आप प्रेफरेंस में नहीं रखेंगे तो आप उसके लिए कंसिडर होंगे नहीं। कुछ नेशनल एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आपको IAS बनना है, IFS बनना है, IPS बनना है तो यू हैव टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। बाकी सर्विसेज के लिए लाइक IRS, IAAS, IDAS एट्सेट्रा आप इंडिया के सिटीजन भी हो सकते हैं, नेपाल के भी हो सकते हैं, भूटान के भी हो सकते हैं, तिब्बत के रेफ्यूजी भी हो सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने फ्रेंडली नेशंस को इंक्लूड किया है इसमें। एंड और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जैम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया एंड वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। तो इसकी कुछ अपनी सब कंडीशंस हैं, ठीक है। देन एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जो आपकी अपर एज लिमिट है दैट इज़ 21 ईयर्स, मतलब लोअर एज लिमिट कि 21 साल आपको कम से कम हो जानी चाहिए। एंड 32 साल आप 1 अगस्त 2026 को आपने अटेंड नहीं किया होना चाहिए। मतलब आप पैदा जो हैं वो 2 अगस्त 1994 से पहले नहीं होने चाहिए, मतलब 2 अगस्त या 2 अगस्त के बाद में आपको पैदा होना चाहिए, बट नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2005। तो अगर आप 2006 में पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम 1993 के अगर आप इनबॉर्न कैंडिडेट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपके पास एज रिलैक्सेशन नहीं है, ठीक है। अब ये जो एज क्राइटेरिया दिया है यहाँ पे देयर इज द एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन मतलब कि 5 साल इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि SCs STs के लिए 5 साल, OBCs के लिए नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, डिफेंस स्टेट पर्सनल जो कि डिसेबल्ड हुए हैं किसी ऑपरेशन में या फिर किसी डिस्टर्ब एरिया में पोस्ट होने का, उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग commissioned officers and emergency commissioned officers who have rendered at least 5 years of military services, this is 5 years। तो ये सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। इस फॉर्म को मैं शेयर कर दूंगा, इसको आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना एज पर योर आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लाइक इन केस ऑफ ECOs एंड SSCOs who have completed an initial period of assignment of 5 years of military services, इनके लिए 5 साल है, ठीक है। एंड अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपके लिए 10 साल है। डेट ऑफ बर्थ के लिए वो आपके 10th की मार्कशीट मांग रहे हैं, 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और एज इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन और इन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ मैट्रिकुलेट्स maintained by the university, which extract must be certified by the proper authority of the university and in the higher secondary examination certificate or an equivalent certification examination। horoscope, affidavit, birth extract from municipal corporation, service records, ये सब नहीं मानेंगे। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नहीं मानना है तो बना ही क्यों? वो आप उस मतलब बेसिकली इंडायरेक्टली बोलो कि ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, बट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तो आप ही की है, गवर्नमेंट की है, ठीक है। बट है तो है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अगर आपका रिजल्ट वगैरह जो आ रहा है टाइम से आ जाना चाहिए, वो घुमा फिरा के इतनी ही बातें इसमें बोल रहा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लें अगर हम, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं जो परमिसिबल हैं दैट इज 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं इसको एग्जामिनेशन में। SCs हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉज है। क्लॉज ये है आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर्स है। तो बेसिकली अगर आपने 21 साल की उम्र तक से देना शुरू किया तो आप 37 ईयर्स तक विदाउट वरिंग अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आपके हो जाएंगे वो 16 हो जाएंगे।
जब भी देना शुरू करोगे 37 ईयर्स तक आप दे सकते हो, बस इतना सा सिंपल वो है। ओबीसीज 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिलैक्सेशन इन द अटेम्प्ट। तो जनरल की बात करें अगर हम एंड क्रीमी ओबीसी की बात करें तो ये लोग 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बाकी लोग, यहाँ पे नॉन क्रीमी भी लिखा होना चाहिए एक्चुअली, ये सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो नॉन क्रीमी ओबीसी दैट इज द 9 अटेम्प्ट्स, एससी इज अनलिमिटेड, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दैट इज 9, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन अप्लाइंग ऑफ द एग्जामिनेशन, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो की रिक्वायर्ड है। इससे बस इतना काम आप समझ लिए कि एक काम ये हुआ है कि एग्जामिनेशन हैज़ बीन मेड ईजियर, कॉम्पिटिशन हैज़ बीन स्लैश्ड, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। जैसे पहले लोग आईपीएस बन जाते थे तो उन्हें दोबारा आईपीएस मिल जाता था कैडर चेंज करने के लिए, लेकिन अब कैडर चेंज करना है अगर आप, तो आप आईपीएस हैं तो आपको आईपीएस देंगे ही नहीं तो वो कुछ तरह से कुछ चेंजेस आए हैं और ये आपके लिए अच्छी बात है। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं जिनको ग्रुप ए सर्विसेज मिल रही हैं। इस पे एक सेपरेट वीडियो की रिक्वायर्ड है, जो इस लैंग्वेज में लिखा है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू। 100 रुपये आपको देने हैं फीस भरने के लिए। इस वेबसाइट www.upsconline.nic.in पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं और कोई करेक्शन, अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड, कुछ भी चेंजेज आपके लिए अलाउड नहीं है। दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में तो अपने जो भी आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनको इन राइटिंग आपको बेसिकली इंटीमेट कर देना है। तो बेसिकली इफ यू आर इन द गवर्नमेंट सर्विसेज प्लीज़ यू नो दिस टर्म इंटीमेशन फॉर्म, ये आप अपने आपको इंटीमेशन एप्लीकेशन या फॉर्म जो भी है, ठीक है, एक इंटीमेशन एप्लीकेशन जरूर डाल देना दैट यस यू आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, अदरवाइज ये आपका एग्जामिनेशन रुकवा सकते हैं। घुमा फिरा के इतना ही है। लास्ट डेट है आपकी 24 फरवरी 2026 till 6 p.m. In the event of a candidate downloading more than one application, more than one admit card from the commission's website, you should be using only one of those admit card to appear in the examination। भैया ये PDF होता है, PDF को आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अब इसमें क्या ही चेंज होगा, यूज एक ही करेगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है, हर बच्चा यूपीएससी का बच्चा समझता है। स्टिल देन कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट डाउन दियर URN नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, वो मल्टीपल टाइम्स रिपीटिशंस हैं, लिख रखा है उन्होंने, पहले भी लिख रखा था। दे मे बी रिक्वायर टू इंडिकेट द सेम इन कनेक्शन विद दियर कैंडिडेचर फॉर द सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर availing reservation? A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation in case the particular caste to which the candidate belongs is included in the list of reserved communities issued by central government। OBC कैंडिडेट्स, जो ये इंपॉर्टेंट है, जो भी OBC कैंडिडेट्स हैं जो CSE 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देना है बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 23-24 एंड 24-25 एंड इश्यूड ऑन एंड आफ्टर, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद में ये इशू होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसके बाद में इशू होना चाहिए एंड इट शुड बी बिफोर 24 फरवरी 2026। उसके अलावा जो EWS वाले बच्चे हैं जिनको रिजर्वेशन चाहिए, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इट शुड बी बेस्ड अपॉन दी फाइनेंशियल ईयर 2024-25, बेसिकली जो सर्टिफिकेट है इनका, और ये 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड इट शुड नॉट बी लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन दैट इज 24 फरवरी 2026, ठीक है। तो ये ध्यान दे लेना थोड़ा सा। बाकी SC/STs के लिए ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो बेसिकली उनके जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं वो भी चल जाएंगे। इसमें क्या होता है, इनकम बेसिस पे आपका स्टेटस चेंज होता रहता है, दैट इज वाई दे आर लुकिंग फॉर द करंट स्टेटस। SCs में ये सब चीज़ें नहीं हैं, कैटेगरी चेंज नहीं होगी एक्सेप्ट अंडर सम ऑफ द एक्सेप्शनल कंडीशंस। देन दिस इज द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे बच्चों के हैं, उसके लिए इट रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो। ये थोड़ा सा था एक ब्रीफ इन डिटेल अबाउट दी वॉट एवर दी दे हैव मेंशन्ड इन देयर एप्लीकेशन वाला थिंग जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। इसके बाद 3-4 वीडियोज़ की और रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको समझाना है एग्जैक्टली कि फ़ोटो पे किस तरह से ध्यान देना है, फ़ोटो में क्या गलती नहीं करनी है,
फॉर्म में क्या क्या भरना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की ज़रूरत है, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके अलावा एक जो नया इन्होंने क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है कि आप एग्जामिनेशन अगर आईपीएस हैं तो आईपीएस नहीं बन सकते, तो जो दोबारा उस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। सो दैट विल बी रिक्वायरिंग अ सेपरेट वीडियो, आई विल बी मेकिंग इट सून। सिट बैक, तब तक तैयारी करते रहिए एंड 1-2 दिन के अंदर आपके सारे ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टिल देन, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, ऑल द बेस्ट।